Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 23rd December 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of November 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about electricity right of consumer rules 2020, and this topic is important from our syllabus paper 4 infrastructure point of view. सबसे पहले न्यूज़ आर्टिकल समझते हैं। तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने राइट्स टू इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स रूल्स रिलीज़ किया है। तो ये पहली बार हो रहा है इंडिया की हिस्ट्री में कि जो इलेक्ट्रिसिटी या पावर कंज्यूमर्स हैं उनके भी अधिकार अनाउंस की है भारत सरकार ने, कि हमारे भी जो हम कंज्यूमर्स हैं, उपभोक्ता हैं इलेक्ट्रिसिटी के, हमारे भी अब कुछ अधिकार हैं। तो ज़रा देखते हैं कि व्हाट आर द राइट ऑफ कंज्यूमर्स अकॉर्डिंग टू दिस न्यू रूल्स अनाउंस्ड। पहला है सम राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी। तो जो भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसको जब भी कोई स्पेशल रिक्वेस्ट होगी फ्रॉम द ओनर और ऑक्यूपायर ऑफ एनी प्रेमाइसेस, तो उसको वो सप्लाई का रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करना होगा। इस बात को मैं अच्छे से समझाता हूँ। मान लीजिए आपका कोई इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, आपकी कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री है, और उसमें अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं अपने यहाँ के पावर सप्लायर को, जो भी आपका लोकल पावर सप्लायर है, जैसे हमारे यहाँ पे APDCL है, कि हमें इस टाइम में पावर चाहिए, हमारा एक पर्टिकुलर प्रोसेस चल रहा है, हमें इस टाइम में पावर चाहिए, तो वो पावर सप्लाई की रिक्वेस्ट को वो फुलफ़िल करेगा। एंड इट इज़ राइट ऑफ द कंज्यूमर टू हैव मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस। एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस डिसाइड की जाएगी हर एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा, और वो मिनिमम स्टैंडर्ड उसको फुलफ़िल करना ही होगा। उसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट राइट्स दिए गए हैं, दैट इज़ रिगार्डिंग रिलीज ऑफ न्यू कनेक्शंस एंड मॉडिफिकेशन इन एन एग्जिस्टिंग कनेक्शन। देखिए, कई दफ़ा ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी एक इलेक्ट्रिसिटी की कनेक्शन है, लेकिन अब आपको उस कनेक्शन को अपग्रेड कराना है। मान लीजिए आपको ज़्यादा वोल्टेज वाला कनेक्शन लेना है, आपको ज़्यादा AC या कोई और इस तरह के इक्विपमेंट्स लगाने हैं, जिस कारण से आपको उसको अपग्रेड कराना है, मॉडिफाई कराना है, या फिर अपने कनेक्शन को कहीं और चेंज कराना है। तो इन सब प्रोसेसेस में पहले काफ़ी वक्त लग जाता था, अब इसको टाइम बाउंड फैशन में किया जाएगा। 7 डेज़ के अंदर मेट्रो सिटीज़ में ये काम हो जाना चाहिए, 15 डेज़ के अंदर म्यूनिसिपल एरियाज़ में हो जाना चाहिए, और 30 डेज़ के अंदर ये रूरल एरियाज़ में हो जाएगा ये काम। और इसके लिए बस आपको कुछ नहीं करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करनी है। तीसरा राइट्स दिया गया है रिगार्डिंग मीटरिंग। सो देयर विल बी नो कनेक्शन विदाउट अ मीटर। तो हर एक कनेक्शन में हमें एक प्रॉपर इस तरह का मीटर लगाया जाएगा, एंड द मीटर शैल बी आइदर स्मार्ट प्री पेमेंट मीटर और जस्ट अ प्री पेमेंट मीटर। देखिए, आजकल इस तरह के मीटर्स आ रहे हैं। अब पहले वाला कॉन्सेप्ट धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी आप कंज्यूम कर लेंगे, फिर बाद में बिल आएगा, बिल आप भरेंगे, ऐसा नहीं है। अब पहले से अपने मीटर को आपको रिचार्ज करना होगा, और उसके बाद ही, जैसे प्रीपेड अकाउंट का फ़ोन होता है, प्रीपेड मोबाइल वाला फ़ोन होता है, पहले आप रिचार्ज करते हैं फिर इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही आप 500-500 रुपये का रिचार्ज करें, 1000 का रिचार्ज करें, उसका इस्तेमाल करते रहें। गुवाहाटी शहर में तो ऑलरेडी ये यूज हो रहा है। अब ये प्रीपेड मीटर जो है वो 2 तरीके का हो सकता है, नॉर्मल प्रीपेड मीटर या स्मार्ट प्रीपेड मीटर। स्मार्ट प्रीपेड मीटर थोड़ा सा एडवांस्ड होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ऑफकोर्स स्मार्ट प्रीपेड मीटर। उसमें सारे जो इन्फॉर्मेशंस होंगे रिगार्डिंग आपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर ली है, कितना वोल्टेज आ रहा है, कितना पावर है, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल पे या किसी अदर कम्युनिकेशन सिस्टम पे आपको कम्युनिकेट होता रहेगा। और पूरे इंडिया भर में स्मार्ट मीटर लगाने का एक प्रोग्राम चलाया गया है जिसका नाम है स्मार्ट मीटर नेशनल प्रोग्राम, एंड दिस प्रोग्राम इज़ बीइंग रन बाय एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड EESL। तो यह है तीसरी हमारी राइट कि हम सब के घरों पे जब भी कनेक्शन होगा तो हमें एक प्रॉपर इस तरह का स्मार्ट या नॉर्मल प्रीपेड मीटर ज़रूर लगाया जाएगा, जिसकी टेस्टिंग के प्रोविजंस भी होंगे कि ये मीटर ढंग से काम तो कर रहा है, इसमें कहीं ज़्यादा बिल तो नहीं आ रहा है। ये सब टेस्टिंग के प्रोविजंस भी होंगे, और ये अगर ख़राब हो जाता है तो टाइम बाउंड फैशन में इसको रिप्लेस करने का भी प्रोविज़न होगा। एक फिल्म आई थी बत्ती गुल मीटर चालू, उसमें इसी तरह का कुछ कॉन्सेप्ट दिखाया था कि कैसे मीटर ख़राब हो जाने के कारण कितना बड़ा लॉस हो सकता है।
चौथा जो राइट है वो है बिलिंग एंड पेमेंट से रिलेटेड। तो कंज्यूमर्स को अब ऑप्शन होगा कि वो ऑनलाइन या ऑफलाइन अपना बिल पे कर सकें। और ऑफ कोर्स अब एडवांस पेमेंट ऑफ बिल होगा, प्रीपेड सिस्टम आएगा, तो एडवांस पेमेंट आप कर सकते हैं बिल का, पहले ही रिचार्ज कर सकते हैं अपने अकाउंट को। उसके अलावा है रिलायबिलिटी ऑफ सप्लाई। तो अब जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसको 24/7 पावर सप्लाई इंश्योर कराना होगा कंज्यूमर्स को कि हर वक्त बिजली आए। और इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी कमीशन ने यह भी कहा है कि कुछ एक एरिया ऐसे हैं, कुछ एक जगह ऐसे हैं जहां पे अगर इलेक्ट्रिसिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो इंश्योर नहीं करा पाएगी तो उसको पहले नोटिस दे करके बताना होगा कि कौन से एरिया में वो कब इलेक्ट्रिसिटी इंश्योर नहीं करा पाएगी। और कुछ एक एरियाज़ में जैसे एग्रीकल्चर वगैरह में इस कंडीशंस को थोड़ी सी छूट दी गई है। उसके अलावा द डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी shall put in a place a mechanism, preferably an automated tools to the extent possible for monitoring and restoring outages। outages देखिए इस तरह का होता है, पूरे शहर में बत्ती चली गई, लाइट चली गई, तो उसको हम लोग कहते हैं पावर आउटेज। अब पावर आउटेज के केस में इस तरह का कॉन्सेप्ट सिस्टम लगाना है पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को कि ऑटोमेटिकली पावर वापस से रिवाइव हो जाए, इस तरह का ऑटोमेटेड टूल लगाना है। अदरवाइज कम से कम इतना इंश्योर कराना है कि इस तरह की पावर आउटेज होते ही जल्द से जल्द इसको रिवाइव कर दिया जाए सिस्टम को, और पावर सप्लाई को कंटिन्यूस तरीके से इंश्योर कराया जाए। छठा है सिक्स्थ राइट्स इज रिगार्डिंग प्रोज्यूमर एज कंज्यूमर्स। तो इस टर्म को जरा ढंग से समझना होगा, व्हाट आर प्रोज्यूमर्स। देखिए एक तो हम कंज्यूमर होते हैं कि हमारे घर में बिजली आ रही है जिसको हम कंज्यूम कर रहे हैं, एक होते हैं प्रोज्यूमर। प्रोज्यूमर ये जो टर्म बना है इट हैज़ बीन फ्रॉम टू टर्म्स, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। प्रोज्यूमर्स वो होते हैं जो प्रोड्यूसर भी होते हैं और कंज्यूमर भी होते हैं, उनको हम कहते हैं प्रोज्यूमर। अब ये देखिए इस लेडी को देखिए, इस केस में सी इज अ प्रोज्यूमर। क्यों प्रोज्यूमर है? क्योंकि इसके घर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी आ रही है, तो सी इज अ कंज्यूमर इन दैट केस। एट द सेम टाइम इसने अपने घर में इस तरह का विंड पैनल लगा के रखा हुआ है, विंड इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम लगा के रखा है जिसे खुद भी प्रोड्यूस कर रही है इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरीके से ये प्रोड्यूसर भी है और इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रही है, तो ये कंज्यूमर भी है, और इसलिए इसको कहेंगे हम प्रोज्यूमर। और प्रोज्यूमर्स को अलाउ किया गया है, इस तरह के प्रोज्यूमर्स को अलाउ किया गया है कि वो अपने अपने छतों पे, अपने अपने घरों में, अपने अपने कंपाउंड में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे विंड एनर्जी सिस्टम या सोलर पैनल्स वो अपने घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इस तरह का एनर्जी प्रोड्यूस करेगा उसको हम कहेंगे प्रोज्यूमर्स। और प्रोज्यूमर्स को नेट मीटरिंग या ग्रॉस मीटरिंग का प्रोविज़न भी अलाउ किया गया है। तो नेट मीटरिंग या ग्रॉस मीटरिंग क्या है वो भी ज़रा समझते हैं। एक बात तो पहले ये समझ लो कि 10 किलोवाट तक की सप्लाई या उससे कम के लिए नेट मीटरिंग अलाउ किया गया है और उससे ज़्यादा के लिए ग्रॉस मीटरिंग अलाउ किया गया। अब जरा समझते हैं कि नेट मीटरिंग एंड ग्रॉस मीटरिंग है क्या। इस फिगर को देखो, ये एक प्रोज्यूमर है, ये बिल्डिंग, ये घर जिसकी भी है वो एक प्रोज्यूमर है। तो वो अपने घर पे ये सोलर पैनल लगा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस भी करता है और साथ ही साथ ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लेता भी है। अब ये कर क्या सकता है ज़रा देखो, ये इलेक्ट्रिसिटी जो ये ग्रिड से प्रोड्यूस कर रहा है, सोलर पावर पैनल से ये प्रोड्यूस कर रहा है, ये चाहे तो ये इलेक्ट्रिसिटी को ये बेच भी सकता है इस ग्रिड को। ये अलाउ किया गया है कि आपके घर में अगर सोलर पैनल्स लगे हैं और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको आप डीसी से एसी में कन्वर्ट करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं इस ग्रिड को। तो ये देखिए आप एक एक्सपोर्ट मीटर लगा है, उससे पता चल जाएगा कि कितना इलेक्ट्रिसिटी इसने बेचा, और जो इसकी ज़रूरत होगी वो ग्रिड से इसको सप्लाई मिल जाएगी। क्योंकि रात के टाइम में तो सोलर पैनल काम करेगा नहीं, तो रात के टाइम में इसको ग्रिड से सप्लाई मिल जाएगा और वो फिर ये इंपोर्ट मीटर के थ्रू कितना इसने इलेक्ट्रिसिटी यूज किया वो ये कंज्यूम कर लेगा। इसको कहते हैं ग्रॉस मीटरिंग सिस्टम, जिसमें आउटपुट यूनिट और इनपुट यूनिट अलग अलग होता है, या एक्सपोर्ट यूनिट एंड इम्पोर्ट यूनिट बिल्कुल अलग अलग होता है। ये होता है ग्रॉस मीटरिंग। लेकिन एक होता है नेट मीटरिंग सिस्टम। नेट मीटरिंग में कैसा होता है कि 2 मीटर नहीं लगे रहते हैं, एक ही मीटर लगा रहता है। और ये मीटर कैसा करता है, दोनों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो को ये मेजर करता है। आपने कितना एक्सपोर्ट किया वो भी ये मेजर कर लेता है, कितना इंपोर्ट किया वो भी मेजर कर लेता है, और फाइनली आपने कितना कंज्यूम किया या कितना एक्सपोर्ट किया वो ये बता देता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे 10 एक्सपोर्ट किया और 20 इंपोर्ट किया तो आपका 10 का हिसाब अलग होगा, ये 20 का हिसाब अलग होगा। लेकिन इस केस में कैसा होगा कि ये दोनों हिसाब मिला करके कि 10 एक्सपोर्ट 20 इंपोर्ट, तो आपके ऊपर टोटल आ गया 10। तो ये होता है नेट मीटरिंग सिस्टम। और ये अलग अलग जब मीटर होते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग ग्रॉस मीटरिंग सिस्टम। तो 10 किलोवाट तक की सप्लाई के लिए नेट मीटरिंग लगाया जाएगा। अगर उससे ज़्यादा होगा तो ऑफकोर्स उस पर लोड ज़्यादा होगा, तो उस केस में 2 अलग अलग मीटर लगाए जाएंगे और उसको हम कहेंगे ग्रॉस मीटरिंग सिस्टम।
तो प्रोज्यूमर्स के लिए नेट मीटरिंग एंड ग्रॉस मीटरिंग का भी प्रोविज़न लाया गया है। उसके अलावा देयर विल बी अ बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। तो इलेक्ट्रिसिटी कमीशन ने एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस हर एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को बनाने के लिए बताया है कि आप बताओ कि कितनी पावर आएगी और किस किस तरीके से पावर आएगी, हर चीज़ उनको पहले बता करके रखना है। और अगर वो बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो उनको एक कंपनसेशन अमाउंट भी देना होगा। और एक प्रॉपर कंपनसेशन मैकेनिज्म फिक्स किया गया है कि अगर बत्ती चली जाती है, मान लीजिए 2 घंटे के लिए आपके घर से चली जाती है, तो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में कंपनसेशन का पैसा आ जाना चाहिए। इस तरह का प्रोविजन लेकर के आई है सरकार अकॉर्डिंग टू दिस न्यू रूल। उसके अलावा 24/7 कॉल सेंटर फॉर कंज्यूमर सर्विस लाया गया है। कंज्यूमर ग्रीवांस रिड्रेसल फॉरम बनाया गया ताकि कंज्यूमर्स के जो भी ग्रीवांस हैं उसको टाइम बाउंड फैशन में फुलफिल किया जाए, एड्रेस किया जाए। इस टॉपिक के बेसिस पे नेट मीटरिंग का जो हमने कॉन्सेप्ट देखा था उसके बेसिस पे यूपीएससी प्रीलिम्स 2016 में एक सवाल आया था। आप इस सवाल को अटेम्प्ट कर सकते हैं एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from environment segment. It is about Great Indian Bustard. This topic is important from our syllabus paper 4 environment point of view. So सबसे पहले इस आर्टिकल का देखिए बैकग्राउंड समझते हैं। देखिए ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक लार्ज साइज़ का बर्ड होता है और होता क्या है कि ये जब भी उड़ता है तो इस तरह के बिजली के वायर से, इलेक्ट्रिसिटी वायर से टकरा करके इसकी डेथ होती रहती है। बहुत सारे इस तरह के बर्ड्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी वायर से टकरा करके उनकी डेथ हो जाती है। और इसी कारण से हमारे देश की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी के साथ मिल करके एक यूनिक इनिशिएटिव लिया है बर्ड्स के, इस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के इलेक्ट्रिसिटी वायर से कोलिजन के इश्यूज को रोकने के लिए, उनके डेथ को रोकने के लिए। और ये तरीका क्या नया अपनाया गया है, व्हाट इज़ द न्यू इनिशिएटिव? इसका नाम है फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्टर। ये फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्टर कैसा होगा? बर्ड्स को प्रिवेंट करेगा फ्रॉम स्ट्राइकिंग और कोलाइडिंग विद द इलेक्ट्रिसिटी वायर। अब ये फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्टर देखिए किस तरह का दिखेगा। इस फिगर की मदद से देखिए, इस वीडियो की मदद से जब जब हवा चलेगी तो इस तरीके के ये स्लिप्स जैसे होंगे और ये घूमते रहेंगे, इससे थोड़ी लाइट भी आती रहेगी और इसके कारण होगा कि बर्ड्स को दूर से ही दिख जाएगा कि इस तरह का कुछ तो यहाँ पे वायर है। रात में भी ये चमकता रहेगा, फ्लोरेसेंट लगा रहेगा और जिसके कारण बर्ड्स रात के टाइम में भी इस वायर से नहीं टकराएंगी और उससे उनकी डेथ नहीं होगी। और ख़ासकर जो राजस्थान का पोखरन एरिया है वहाँ पे अभी ये इनिशियली लगाया गया लगभग 6.5 किलोमीटर लेंथ पे। लगभग 1848 bird diverters have been put on high tension wire in पोखरन राजस्थान। अब जरा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं, इससे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज़रा देख लेते हैं। इट इज़ अ क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़। ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, IUCN रेड डाटा बुक में आप देखो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ये। और ये उड़ने वाले पंछियों में वन ऑफ द हेवीएस्ट, बहुत हेवी होता है लेकिन फिर भी ये थोड़ा बहुत उड़ लेता है, उड़ जाता है ये। और ये राजस्थान और गुजरात में ज़्यादातर पाया जाता है, जबकि इसके कुछ एक पॉपुलेशन महाराष्ट्र में, कर्नाटका में और आंध्र प्रदेश में भी मिलते हैं। इट इज़ स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान। और देखो ये जो बस्टर्ड है ये जानबूझ करके या खासकर ऐसे एरिया में रहता है जहाँ पे फ्लैट लैंड है। फ्लैट लैंड से होने से इसको कैसा होता है, दूर से ही दिख जाता है कि कोई हंटर तो नहीं आ रहा। इसी कारण से ज़्यादातर ग्रासलैंड में रहना प्रेफर करता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसको शेड्यूल 1 का प्रोटेक्शन मिला है, यानी कि हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन मिला। लेकिन फिर भी हाल फिलहाल में इसकी पॉपुलेशन लगातार गिरती जा रही है और जिस कारण से क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गया है। रीजन बीइंग हंटिंग होती रहती है और ये अननेसेसरी पावर लाइन से टकरा करके या कोलिजन के कारण इनकी डेथ होती रहती है। एक और बात ध्यान रखो, इनको लोकली राजस्थान गुजरात में हाउ बारा नाम से भी जानते हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम कल्चर सेगमेंट। इट इज अबाउट रहीम खान्स टॉम। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 2 इंडियन कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू। सो रहीम खान्स टॉम ये न्यूज़ में क्यों है हाल फिलहाल में? क्योंकि इसकी मरम्मत पिछले 6 सालों से चल रही थी, रेस्टोरेशन प्रोसेस 6 सालों से चल रही थी। अब इसको वापस रेस्टोर करके पब्लिक विजिट के लिए ओपन कर दिया गया और शायद से ये सबसे लंबा रेस्टोरेशन प्रोसेस होगा किसी भी नेशनल आर्किटेक्चर का। इतने सालों तक कभी भी किसी का रेस्टोरेशन नहीं चला था। तो अब जरा सा समझते हैं अब्दुल रहीम खान के बारे में, जिनको हम लोग पूरे, उनका नाम है अब्दुल रहीम खनखना। ही लिव्ड फ्रॉम 1556 टू 1627। तो देखिए ही वाज अ पोएट
ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मुगल एम्पेरर अकबर। एक्चुअली ही वाज सन ऑफ बैरम खान, जो अकबर का गार्जियन हुआ करता था। आपने जोधा अकबर मूवी में भी देखा होगा, वो बैरम खान हुमायूं के डेथ के बाद, अकबर तो काफ़ी छोटा था जब हुमायूं की डेथ हो गई थी, तो उस टाइम में बैरम खान उसका गार्जियन था। लेकिन बैरम खान धीरे धीरे पावर खुद अपने हाथ में लाना चाहता था, इस कारण से अकबर ने उसको वापस से तीर्थ यात्रा पे भेज दिया था। तो ये आपने देखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा इंडियन हिस्ट्री में। तो उसी बैरम खान का बेटा था अब्दुल रहीम खनकना, जो एक बहुत ही नोटेड पोएट की तरह डेवलप हुआ। एंड अब्दुल रहीम खनकना वाज पार्ट ऑफ नौरत्ना सिस्टम ऑफ अकबर। एंड वो बहुत सारे दोहे लिखते रहते थे, कपलेट लिखते रहते थे, जिसको आज भी हम पढ़ते हैं। आपने ज़रूर पढ़ा होगा बचपन में, रहीम के दोहे। उसके अलावा उन्होंने बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी पे बुक्स लिखी हैं। उसके अलावा उनका एक और कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने जो बाबर नामा बुक थी, जो बाबर की समझो बायोग्राफी है, वो ओरिजिनली लिखी गई थी छगताई लैंग्वेज में, उसको उन्होंने कन्वर्ट किया था पर्शियन लैंग्वेज में। वो संस्कृत में भी कुछ बुक्स लिखते थे ऑन एस्ट्रोलॉजी, जैसे ये 2 किताबें उन्होंने संस्कृत में भी लिखी थी। अब ये टॉम के बारे में ज़रा समझ लेते हैं, जिससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। तो देखिए, ऑफ कोर्स ये जो टॉम है, ये जो मकबरा है, ये अब्दुल रहीम खनकना का है। लेकिन ये अब टॉम जो है, पहले अब्दुल रहीम खनकना ने अपने वाइफ महाबानू के लिए बनवाया था, जब उनकी वाइफ की डेथ हुई थी 1598 में। बाद में जब अब्दुल रहीम खनकना की डेथ हुई 1627 में, तो अब्दुल रहीम खनकना को भी ला करके यहीं पे दफना दिया गया अलॉन्ग विद हिज वाइफ महाबानू। ठीक वैसे ही जैसे शाहजहाँ को दफनाया गया था अलॉन्ग विथ नूरजहाँ इन ताजमहल। तो ताजमहल भी एक तरह का मकबरा ही है। ये जो रहीम का टॉम है, दैट इज़ नियर हुमायूं टॉम इन न्यू दिल्ली। और रहीम का टॉम एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, रहीम टॉम वाज फर्स्ट मुगल टॉम बिल्ट फॉर ए वुमेन। पहली बार एक मकबरा वीमेन के लिए बनाया था मुगलों ने। उसके ऑफकोर्स 50 साल बाद लगभग ताजमहल बनाया गया, जो भी एक मकबरा ही है समझो, तो जो शाहजहाँ ने बनाया था फॉर नूरजहाँ। तो नूरजहाँ से के लिए ये जो टॉम बना था ताजमहल, उसके पहले ये रहीम का टॉम बन गया था। अब इसको रहीम टॉम नाम से जानते हैं क्योंकि बाद में इसको रहीम को भी ला करके यहीं पर दफनाया गया, लेकिन ओरिजिनली दिस वाज बिल्ट इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ महबानू। और ये पहला ऐसा टॉम था जो किसी वुमेन के लिए बनाया था मुगलों ने। तो इस कारण से ये एग्जाम में आ सकता है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज फ्रॉम असम सेगमेंट। इट इज अबाउट बोडो एज एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ असम। तो करंट न्यूज़ क्या है, छोटा सा न्यूज़ है, ज़रा समझ लेते हैं। असम कैबिनेट ने असम ऑफिशियल लैंग्वेज अमेंडमेंट बिल को अप्रूवल दे दिया और इसके साथ ही बोडो इन देवनागरी स्क्रिप्ट, बोडो लैंग्वेज इन देवनागरी स्क्रिप्ट विल बी नाउ एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। तो असम स्टेट का अब ये ऑफिशियल एसोसिएट लैंग्वेज होगा, मतलब असमीज के अलावा इसको भी ऑफिशियल पर्पसेस से इस्तेमाल किया जाएगा अक्रॉस द असम। और ये जो डेवलपमेंट लिया गया है कि बोडो को भी बनाया जाएगा एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज असम का, दिस हैज बीन डन अकॉर्डिंग टू बोडो पीस अकॉर्ड that was signed this year in January between central government, Assam government as well as 4 Bodo rebel groups. बोडो लैंग्वेज देखो, ओवरऑल सेंसस 2011 के हिसाब से लगभग 14.16 लाख लोग बोडो बोलते हैं असम के अंदर, दैट इज समवेयर क्लोज टू 4.53% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ असम। In our segment, most probable PT topics for upcoming APSC, today will cover topic number 283 to 285. Topic number 283 is about 75th year of United Nations. So India was one of the founding member of United Nations, and when UN Charter was signed in San Francisco Conference along with other countries on June 26, 1945, Indian representative VT Krishnamachari also participated and he signed on behalf of India to make India a member of United Nations. तो स्टार्टिंग में 50 कंट्री थे, उसमें इंडिया भी एक मेंबर था टू कॉन्स्टिट्यूट यूनाइटेड नेशन। एंड व्हेन द फाइनल कॉन्फ्रेंस सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में यूनाइटेड नेशन को सेटअप किया गया था और इसके लिए सिग्नेचर हुआ था ऑन 26 जून, जिसके बाद से यूनाइटेड नेशंस को बना दिया गया। और पहली यूनाइटेड नेशन की मीटिंग हुई 24 अक्टूबर को, और इसी कारण से 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है पूरे दुनिया भर में। इस साल ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को पहली बार यूनाइटेड नेशन डे मनाया गया था, तब से लेकर के अभी तक
75 साल पूरे का। एक्चुअली पहला सेशन आया था 1945 में ऑन 24 अक्टूबर, इस कारण से इसको यूएन डे मनाया जाता है, लेकिन पहला यूएन डे डिक्लेयर किया गया था 1948 में। और इस साल यूनाइटेड नेशन डे 2020 का थीम है फ्यूचर वी वांट, द यूएन वी नीड, रीफॉर्मिंग आवर कलेक्टिव कमिटमेंट टू मल्टीलेटरलिज्म। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 283. टॉपिक नंबर 284 इज अबाउट नगोर्नो काराबाख रीजन. इट इज अ conflictual or conflicted relation between a region between Armenia and Azerbaijan. Please attempt this question, that is based on topic number 284. Topic number 285 is about destination Northeast 2020. It is an annual event conducted by Ministry of Development of Northeastern Region, जिसका ऑब्जेक्टिव है नॉर्थ ईस्ट के कल्चर को बाकी इंडिया भर में प्रमोट करना और नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करना। इस साल का डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का थीम था इमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशन। ये फेस्टिवल इससे पहले आज इस साल से पहले वाराणसी में, चंडीगढ़ में और दिल्ली में बनाया जा चुका है। इस साल का थीम सॉन्ग था दिस इज़ द लैंड एंड इट्स पीपल, दैट वाज संग बाय शिलोंग बैंड अंडर एंड समरसॉल्ट, under the name of Somersault, and this was celebrated this year on 27th September, that is also known as World Tourism Day. Please attempt this question, that is based on topic number 285. This is the answer of question number 282 to 284 that we are given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका एक बार आंसर देख लेते हैं. भीम ऐप allows user to transfer money to anyone with UPI enabled bank account. UPI enabled bank account, absolutely correct. With a chip pin debit card has 4-factor authentication but Bhim has only 2-factor authentication. ये स्टेटमेंट गलत, हमने कल देखा था कि भीम का 3 factors of authentication है. So the correct answer will be option A, 1 only. That's all from our side for today. Thanks for watching.